हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रियल एनालिसिस की इस श्रृंखला में। तो लास्ट क्लास में हमने 37 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। समेशन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n वेयर x ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट इफ ऑप्शन फर्स्ट x ग्रेटर देन ए ई, ऑप्शन सेकंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, ऑप्शन सी x लेस देन इक्वल्स टू ई और ऑप्शन डी है x लेस देन ई। यानी ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होगी, तो यहाँ पर x में कंडीशन गिवन है। तो इस सीरीज को हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये है कि इसको हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकें, जिसको बोलते हैं डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। और सेकंड मेथड ये भी है कि इसको हम पावर सीरीज की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या होता है। तो दो टेस्ट हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन भी रहता है। एक तो होता है nth कोची रूट टेस्ट, nth कोची रूट टेस्ट। nth कोचीज रूट टेस्ट क्या बोलता है ये टेस्ट कि अगर आपके पास un कोई भी एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन क्या निकालना आपको, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की पावर 1/n। अगर इस लिमिट का मान l है तो यहाँ पर तीन केस बनते हैं। अगर l का मान 1 से बड़ा होगा, या l का मान 1 से छोटा हो, या l का मान इक्वल्स टू 1 हो। अगर l का मान 1 है देन जो आपके पास सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। l का मान लेस देन 1 है देन सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और l का मान जब 1 है देन टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी कि हमें नेक्स्ट टेस्ट पे बात करनी पड़ेगी। और एक आता है मेरे पास डी लेम्बर्ट रेशो टेस्ट, डी लेम्बर्ट रेशो टेस्ट, इसको डायरेक्ट रेशो टेस्ट ही बोल देते हैं। तो ये क्या बोलता है कि लेट समेशन un बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म un आपके पास एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म की, देन लिमिट निकालते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा। तो समस्या यहाँ पर आती है कि जो एक्सप्रेशन हम un अपॉन un प्लस लें या un प्लस वन अपॉन un लें, और ये ले लेते हैं तो l पे क्या कंडीशन आएगी कन्वर्जेंट के लिए, और ये लेते हैं तो l पे कंडीशन है क्या आएगी। यानी हमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इस चीज़ को रटना नहीं है, अपन याद ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रखते हैं कि इसका मान लेस देन 1 देन कन्वर्जेंट और इसका मान ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट। लेकिन एक्सप्रेशन ये ध्यान में नहीं रहता कि ये वाला लेके चलें या ये वाला लेके चलें। तो इसको किस प्रकार हम ध्यान में रख सकते हैं। तो मान लेते हैं इसकी लिमिट मेरे पास कितनी आ रही है, l आ रही है। और दूसरा एक्सप्रेशन मैं ले लेता हूँ लिमिट un अपॉन में un प्लस 1, इसका मान भी l आ रहा है। तो हमें क्या करना, मैं इसको लेके चलता हूँ कि मान लेते हैं कि l का मान 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा तो आप इसको इस प्रकार ध्यान में रख सकते हो, 1 से बड़ा है यानी ये वाली क्वांटिटी किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, un प्लस 1 ग्रेटर देन un। यानी मेरे पास सीरीज क्या हो गई है, यहाँ से इंक्रीजिंग आ गई। अगर इसका मान 1 से छोटा है देन un प्लस 1 क्या आ गया, लेस देन un। 1 से छोटे होते ही क्या आ जाएगा un। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज मेरे पास डिक्रीजिंग हो गई है। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज अगर इंक्रीजिंग है तो कभी भी कन्वर्ज नहीं हो सकती है, और डिक्रीजिंग है तो वो कन्वर्ज हो सकती है। तो यहाँ से हम ध्यान में रख सकते हैं डिक्रीजिंग मतलब कन्वर्जेंट और इंक्रीजिंग मतलब है डाइवर्जेंट। अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है तो यहाँ से हम देख लेंगे un अपॉन un प्लस 1। अगर 1 से बड़ा इसका मान, दिस इम्प्लाइज un ग्रेटर देन un प्लस 1, दिस इम्प्लाइज डिक्रीजिंग, दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। और यहाँ से क्या जाएगा, डाइवर्जेंट। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। बस आपको ये एक्सप्रेशन है तो इसके हिसाब से ये देख सकते हैं हम विद इन 2 सेकेंड। तो अपने पास जो भी आएगा उसको हम आसानी से देख सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं ये एक्सप्रेशन लेके चलता हूँ और इसका मान L है तो 3 कंडीशन आएगी। क्या क्या आएगी? जब L का मान ग्रेटर देन 1, जब L का मान लेस देन 1, जब L का मान है इक्वल्स टू। जब L का मान 1 से बड़ा है तो आप डायरेक्ट देखो यहाँ से ग्रेटर देन 1 करते UN ग्रेटर देन UN प्लस 1, दिस इम्प्लाइज इट इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट, यहाँ पर डाइवर्जेंट, यहाँ पर है टेस्ट फेल। दूसरी चीज़, जब हम ROC फाइंड आउट करते हैं पावर सीरीज में तो वहाँ पर हम 2 टेस्ट लगाते हैं, एक तो कोची nth रूट टेस्ट। तो वहाँ पर क्या लेके चलते हैं हम? वहाँ पर लेते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सुप्रीमम लेते हैं किसका? मोड an की पावर 1/n का, इसका सुप्रीमम लेते हैं, फिर लिमिट फाइंड आउट करते हैं। और दूसरी चीज़ हम लेके चलते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। वापस यहाँ समस्या आती है कि UN अपॉन UN प्लस 1 ले या UN प्लस 1 अपॉन UN ले। तो इसको हम किस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं? इसको बोलते हैं कोची अडामार टेस्ट। तो इसको हम जानते हैं कि 1 अपॉन R इक्वल्स टू दिस रहता है। तो हमें पता है ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? जब L का मान लेस देन 1 कन्वर्जेंट हो। तो हमें वो एक्सप्रेशन लेना है यहाँ पर जिसके लिए L का मान लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट हो जाए। तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू वो कौन सा एक्सप्रेशन है इन दोनों में से कि जब L का मान लेस देन 1 हो तब कन्वर्जेंट हो? तो मैं अगर ये लेता हूँ एक्सप्रेशन, ये वाला L का मान लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो रहा, तो इसको हम ले लेंगे UN प्लस 1 अपॉन में UN। अदरवाइज क्या रहता है? कन्फ्यूजन रहता है कि ऊपर R लें तो कौन सा आएगा, नीचे लें तो कैसे आएगा। तो इस कन्फ्यूजन से अगर आप दूर रहना चाहते हो तो इसको किसी न किसी माध्यम से हम याद रख सकते हैं। तो इसका लिए तो मैंने आपको पूरा बता दिया तरीका कि किस प्रकार ध्यान में रखना है। जब पावर सीरीज में करना है तो क्या करना? 1 अपॉन R ये याद रखना। और ये कब होती है कन्वर्जेंट? जब L का मान लेस देन 1। तो हमें वो एक्सप्रेशन लेना इन दोनों में से जब L का मान लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट। तो L का मान लेस देन 1 इसमें आता है, यानी ये वाला एक्सप्रेशन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/R सेम रखें। तो इस प्रकार हम इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये तो था अपने पास कंसेप्ट। अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब अगर मैं इस टेस्ट से करूँ डीलेम्बर्ट रेशो टेस्ट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, UN का मान कितना गिवन है यहाँ पर? n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 की पावर n इंटू x की पावर n। ये मेरे पास UN है, इंटू UN प्लस 1 कितना आ जाएगा? n प्लस 1 का फैक्टोरियल n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इंटू x की पावर अपॉन में आ जाएगा n प्लस 1। यानी UN और UN प्लस 1 का वैल्यू है वो पुट कर दी। दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाए मेरे पास? दिस इज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n फैक्टोरियल है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? सिर्फ 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ से ऊपर क्या बच जाएगा? n प्लस 2 की पावर n, और इसको नीचे लिख सकता हूँ मैं n प्लस 1 की पावर n। ऊपर कितना बच गया? n प्लस 2। इसको मैंने क्या किया? n को एक साथ कर लिया और 1 की अलग कर दिया। और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा? 1/x। कितना बच जाएगा? 1/x बच जाएगा। तो मैं लिमिट लगाऊं, इनको एक साथ कर लेता हूं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 2/n प्लस 1। यहाँ से n कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा? 1 प्लस 2/n की पावर n, और नीचे से n कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस 1/n की पावर n इंटू 1/x। और हम ये रिजल्ट जानते हैं कि क्या जानते हो आप? तो हम एक रिजल्ट जानते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस a/n की पावर n का मान कितना आता है? e की पावर a आता है। तो यहाँ पर हम देखें तो इनकी लिमिट, इनसे क्या आ जाएगी लिमिट? इनकी तो 1 आ जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा? a का मान 2 है तो e² अपॉन में e इंटू 1/x कितना आ जाएगा? e/x आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जब डीलेम्बर्ट रेशो टेस्ट है तो L का मान कन्वर्जेंट कब होगी? जब L का मान ग्रेटर देन 1 हो। दिस इम्प्लाइज समेशन U1 कन्वर्जेंट इफ E अपॉन x का मान कितना होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना आ जाएगा? x का मान है वो E से छोटा होना चाहिए।
तो जैसे x का मान e से छोटा होगा तो मेरे पास सीरीज क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या पूछा गया है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2 माइनस मोड एक्स अपॉन 4 इज, यानी आपसे इस फंक्शन का डोमेन पूछा। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर, तो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। मैं पहली बात करूं, इससे पहले भी कोस एक्स है वो आप बताओ बाइजेक्ट फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है। कोस एक्स है वो आर से लेकर आर में डिफाइन होता है, आर से आर में डिफाइन होता है, यानी इसका डोमेन तो आर होता है, लेकिन रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगी कोस एक्स की, कोस एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। यानी कोस इनवर्स डिफाइन करने के लिए मुझे कोस एक्स को पहले बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो कोस एक्स बाइजेक्टिव कब बनेगा, जब आर से क्या हो जाए, इस यहाँ से तो मुझे क्या बनेगा, वो ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो रेंज क्या होगी कोस एक्स की, -1 से +1 होगी, यानी ऑन टू बन जाएगा जब हम रेंज को क्या कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें। और दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, इसके डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। तो कोस एक्स का ग्राफ हम जानते हैं इस टाइप से बनता है। तो कोस एक्स में 1 1 कहाँ से कहाँ होता है, जब 0 से क्या लेते हैं, पाई लेते हैं, यानी 0 से पाई के बीच में फंक्शन का जो ग्राफ है, जो ओरिजेंटल लाइन है वो एक बार ही कट करेगी। तो यानी डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, कोस एक्स का 0 से पाई हो जाएगा प्रिंसिपल डोमेन। तो अगर मैं कोस एक्स को डिफाइन कर दूं 0 से पाई टू -1 से +1 में, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। तो अब कोस इनवर्स अब डिफाइन कर सकते हैं कहाँ से कहाँ, -1 से 0 से पाई में हो जाएगा। तो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ होता है, -1 से +1 में होता है। यानी कोस इनवर्स एक्स की जगह मैं यहाँ पर एफ एक्स ले लूँ, तो इसका डोमेन फाइंड आउट करना तो क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा एफ एक्स का मान है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। और ये भी क्या आएगा, इक्वल भी आएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल आता है। तो आपसे पूछे इसका डोमेन, तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, 2 माइनस मोड एक्स अपॉन 4 को -1 से +1 के बीच में रखना है, और यहाँ से x का मान है वो फाइंड आउट करना है। दिस इम्प्लाइज, दोनों तरफ क्या कर दूँ, तीनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई, तो -4, दिस इज लेस देन इक्वल 2 माइनस मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 4, -2 ऐड कर दें तो -6 लेस देन इक्वल्स टू माइनस मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो हम जानते हैं कि मोड एक्स का मान -2 तो हमेशा ही ग्रेटर देन होता है। तो यानी कि मेरे पास ये इनइक्वलिटी तो हमेशा ही ट्रू है। क्या आएगा, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये तो हमेशा ही करेक्ट है। तो हमें क्या देखना है, जब मोड एक्स का मान क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 6 हो। और हम जानते हैं जब मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए हो, देन एक्स कहाँ से कहाँ करता लाई, -a से +a में। तो यानी मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ से x का मान -6 से +6 के बीच में आ जाएगा। जब x का मान -6 से +6 के बीच में हो तो इस फंक्शन का है, ये फंक्शन है डिफाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था आपके पास इसका कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट कैसे आया तो इसको मैंने थोड़ा सा बेसिक से भी समझा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है, एवरी काउंटेबल सेट एज ए मेजर 0। मैंने बताया था काउंटेबल सेट का जो लिबेग मेजर है वो हमेशा ही 0 होता है, ये करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल सेट ऑफ मेजर 0, बिल्कुल। कैंटर सेट है उसका लिबेग मेजर है वो कितना होता है, 0 होता है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट है। तो इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, लेट सीरीज n बराबर 1 to इनफाइनाइट एक्स एन बी ए सीरीज ऑफ रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ए ट्रू। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा सीरीज ऑफ रियल नंबर, अगर सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कर देता तो यहाँ पर अर्थ है वो चेंज हो जाता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर रियल नंबर की बात की है। फर्स्ट ऑप्शन है, इफ सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट
देन सीरीज एक्शन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्या बोला है कि कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी तक है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तब मेरे पास सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट किसको बोलते हैं, अगर किसी सीरीज का मोड ले लिया जाए तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए। ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, या मैं बोलूँ इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -1 की पावर n अपोन में n, ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड है इफ सीरीज एक्शन इज कन्वर्जेंट देन एक्शन, जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स टू जीरो। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी। नेसेसरी कंडीशन है, अगर मेरे पास सीरीज एक्स एन कन्वर्जेंट है दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स एन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी एन टर्म की लिमिट है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन इसका कन्वर्स है वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। 1/n सीरीज, ये सीरीज तो डाइवर्जेंट है लेकिन इसके एन टर्म का मान क्या है, जीरो है। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव सही है कि लिमिट एक्स एन अगर नॉन जीरो है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, दिस इम्प्लाइज ये सीरीज है एक्स एन ये डाइवर्जेंट हो, या मैं बोलूँ नॉट कन्वर्जेंट। तो ये था आपके पास सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है, हमें करेक्ट ही पूछा था। थर्ड है इफ एक्स एन टेंस टू जीरो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो ये गलत, इसका काउंटर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया। एन टर्म तो जीरो पर जा रहा लेकिन सीरीज है डाइवर्जेंट। तो डी ऑप्शन देखें हम तो क्या जाएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन उसका जो स्क्वायर है वो कन्वर्जेंट नहीं है। गलत होने के लिए ये तो बताना पड़ेगा, तो मैं लेता हूँ -1 की पावर n अपॉन में √n। दिस इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज का जो लेबनिज टेस्ट है वहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस इज ए कन्वर्जेंट। लेकिन अगर इसका स्क्वायर करूँ तो क्या जाएगा 1/n विच इज़ डाइवर्जेंट, यानी किसी सीरीज का स्क्वायर कन्वर्जेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं। पावर 4 हो तब भी ज़रूरी नहीं, अगर यहाँ पर 4 होगा तो -1 की पावर n की पावर 1/4 ले लेंगे हम, और इसकी पावर 4 करेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा 1/n की पावर 1। तो ये क्या है मेरे पास डाइवर्जेंट, जबकि ये क्या है कन्वर्जेंट। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 42। क्या पूछा गया, यहाँ पर 3 सीरीज गिवन है। फर्स्ट सीरीज है sin 3 की पावर nx अपॉन में 3n, इसका n टर्म ये है, और सेकंड है x की पावर n अपॉन 2 की पावर n, और जो थर्ड सीरीज है वो है इसका n टर्म कितना है cos nx अपॉन में n²। पूछा है कि ये r पर है, ये -2 से +2 ओपन इंटरवल, और ये r पर। देन विच ऑफ द अबोव सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन द इंडिकेटेड डोमेन। आपसे पूछा है कि ये सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होंगे, कौन सी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होंगी, इन डोमेन में। तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए, क्या है मेरे पास sin 3 की पावर n x इंटू 3 की पावर n, और हम जानते हैं दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3n। अगर मैं इसका मोड ले लेता हूँ, चलो इसका मोड किससे छोटा होगा, दिस से। क्यों, क्योंकि चूँकि sin 3 की पावर n x का मान है वो कितना होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका मोड इससे छोटा है, और हम जानते हैं समेसन 1/3 की पावर n का मॉडुलस, इसका मतलब क्या हो गई है, समेसन 1/3 की पावर n क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। भाई किससे बताएंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कौन से टेस्ट से, ज्योमेट्रिक सीरीज से। हम जानते हैं समेसन x की पावर n कन्वर्जेंट कब होती है, जब मोड x का मान 1 से छोटा हो, यानी यहाँ पर x का मान कितना है 1/3, जिसका मोड है वो 1 से छोटा है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, ये सीरीज तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट होगी और यूनिफॉर्मली भी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो, या मैं बोलूँ फर्स्ट स्टेटमेंट ए है, ये तो कन्वर्जेंट। अब बात करें सेकंड, तो क्या है मेरे पास सेकंड में, समेसन x की पावर n अपॉन 2 की पावर n ऑन ओपन इंटरवल -2 से +2,
अगर मैं इसको पावर सीरीज लेके चलूँ तो मेरे पास 1/r का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 की पावर 1/2 की पावर n, क्या होता है un + 1 में un, तो ये हो जाएगा मेरे पास n + 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर n, यानी 1/2, यानी r का मान कितना आ गया है, 2 आ गया है। यानी जब mod x का मान 2 से छोटा है तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो 2 से छोटा होने का मतलब -2 से +2 के बीच में ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। लेकिन जैसे इसका मान मैं 2 रखता हूँ x का मान, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, दिस इज इक्वल्स टू समेशन 1, इट इज डाइवर्जेंट। अगर -2 रखता हूँ तो समेशन -2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, यह आ जाएगी -1 की पावर n, इट इज आल्सो डाइवर्जेंट। यानी ओसिलेट है तो ओसिलेट एक प्रकार से डाइवर्जेंट का ही एक पार्ट है। तो यानी इस ओपन इंटरवल में ये कन्वर्जेंट है, यानी ऑप्शन जो बी स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट वापस क्या हो जाएगा, सी में कोस nx का मॉडुलस n², कोस nx अपॉन n² का मॉडुलस है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1/n², कहीं मॉडुलस से बाय दिस रिजल्ट कोस का मान भी कितना होता है, 1 से छोटा होता है। तो ये मेरे पास ये सीरीज हम जानते हैं कन्वर्जेंट पाई बाई पी सीरीज टेस्ट, तो ये वाली भी मेरे पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों क्या हैं, सही है। तो 42 नंबर क्वेश्चन है वो हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x² - 1 अपॉन x - 1 एंड जी एक्स इक्वल्स टू x² - 1 का मॉडुलस अपॉन x - 1 वेयर x इज ए नॉट इक्वल्स टू 1। यहाँ पर दोनों में ही x का मान है वो 1 के बराबर नहीं है। देन आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन, बोथ f एंड g हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x = 1। ऑप्शन बी, बोथ f एंड g हैव जंप डिसकंटिन्यूटी एट x = 1। ऑप्शन थर्ड, f हैज रिमूवेबल और g हैव जंप डिसकंटिन्यूटी। और डी में है f जंप डिसकंटिन्यूटी और g है आपके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, LHL = RHL होता है, और या तो फंक्शन का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा और एग्जिस्ट करेगा तो ये इक्वल नहीं होगा इस पॉइंट ए पर। और जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, LHL और RHL एग्जिस्ट करेंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा कि आपने सिग्नम फंक्शन का नाम सुना होगा, mod x अपॉन x। इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनता है, 0 पर तो इसका मान 0 होता है, और जब x का मान 0 से बड़ा हो तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जब इसका मान 0 से छोटा हो x का तो इसका मान कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। ये 1 और ये -1। तो अगर मैं देखूं 1 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, तो अगर मैं दाईं साइड से आऊँगा यानी राइट हैंड लिमिट तो 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट -1, यानी दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ x - 1 का मोड अपॉन x - 1, तो ये क्या बन जाए मेरे पास, x = 1, ये वाली लाइन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब x का मान 1 है तब तो इसका मान 1 आ जाएगा, पर भी इसका मान 1 नहीं होगा। वो डिफाइन इस प्रकार करते हैं फंक्शन को पूरा, जब x का मान नॉन जीरो और 0 जब x का मान 0। अगर ये फंक्शन है तब इसका मान कितना आता है, यहाँ पर 0 आता है। तो 1 पर तो ये डिफाइन नहीं है। अब हमें निकालना है 1 पर, जब हम दाईं साइड से आएंगे तो इसका मान 1 और बाईं साइड से आएंगे तो इसका मान -1। सिमिलरली इस प्रकार कर सकते हैं। और चाहो तो आप भाई अगर मुझे चेक करनी है इसकी लिमिट x अपॉन x की लिमिट x टेंस टू 0 पर, तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ दाईं सीमा RHL, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 + h, 0 पे निकालना 0 + h अपॉन में h, इसका मान तो h आएगा और इसका मान h यानी 1। अगर मैं निकालूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 0 -h का मोड अपॉन में -h, और ये तो हमेशा ही मोड क्या देता है, प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, ये -h कितना हो जाए, -1, यानी लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं।
तो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो इसको तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, या आप लगाओ तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो 0/0 फॉर्म। तो इसका मान तो आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर केस बन जाएगा जो बी है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 का मोड अपॉन x माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का मोड x प्लस 1 का मोड और अपॉन में x माइनस 1। तो ये वाला जो लिमिट है ये गड़बड़ करेगी। हमने देखा यहाँ पर ये लिमिट है वो गड़बड़ करती है। और इसका आप अगर ग्राफ देखना चाहो तो इसका ग्राफ देख सकते हो। तो ग्राफ से हमें मालूम पड़ रहा है तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, बट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। तो G के पास कौन सी होगी, जंप डिस्कंटिन्यूटी होगी, जबकि F के पास रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी होगी। रिमूवेबल क्यों है, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन एक पर फंक्शन का मान ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 43 में ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 44। क्या है, लेट x बी ए कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस एंड u बी ए ओपन सबसेट ऑफ x। x कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस है, u आपके पास ओपन सबसेट x। देन आपको बताना है u कांट बी क्लोज इन x। इफ u इज क्लोज इन x देन u बराबर x। इफ u इज क्लोज इन x देन u बराबर एम्प्टी सेट। u इज क्लोज्ड इन x एंड u इज नॉट नॉन एम्प्टी। u इज ए नॉन एम्प्टी देन u इक्वल्स टू x। तो ये ऑप्शन थोड़े से पास पास देख के तो अच्छे से केयरफुली पढ़ना है। प्योर मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ दिमाग का काम है। तो क्या बोला, x कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस है, तो मैं ले लेता हूँ R, D। ये मेरे पास क्या कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस है, U इसका ओपन सबसेट है, U इसका ओपन सबसेट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, U कैन नॉट बी क्लोज इन x। ये बोला U क्लोज नहीं हो सकता। मैं अगर U को ले लेता हूँ एम्प्टी सेट या R, तो ये ओपन भी है और क्लोज भी। ये ओपन भी है और ये क्लोज भी है, तो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाए। सेकंड ऑप्शन है कि अगर U क्लोज है देन U बराबर x होगा। U मैं एम्प्टी ले लेता हूँ, ये ओपन है और ये क्लोज भी है, लेकिन ये तो R के बराबर नहीं है। R क्या मेरे पास यहाँ पर x है, तो ये x के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। थर्ड क्या बोला है, अगर U क्लोज है इन x में, U क्लोज है देन U एम्प्टी सेट होगा। U बराबर R ले लेता हूँ, U में R ले लेता हूँ, ये मेरे पास क्लोज है, देन U बराबर एम्प्टी सेट, ये भी नहीं हुआ। फोर्थ ऑप्शन क्या है, D। इफ U क्लोज्ड इन x, U क्या है आपके पास क्लोज है एंड नॉन एम्प्टी है, तो U को क्या होना पड़ेगा, पूरा का पूरा R होना पड़ेगा, यानी x होना पड़ेगा, देन U बराबर x। सही है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ऑप्शन का थोड़ा बहुत इधर उधर कर रखा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 45। तो क्या है आपके पास, द सीक्वेंस दे रखी है 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। तो पूछा ये कन्वर्ज करेगी कहाँ पर। तो सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है, जब उसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए। तो हमें क्या निकालना है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 3 की पावर। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस हैं, या तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ या यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ। लेकिन जब n टेंस टू इन्फिनिटी पर है तो हमें 3 कॉमन लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 कॉमन लूँगा तो 2/3 आ जाएगा और इसका मान 1 से छोटा है, और हम जानते हैं इसकी पावर n करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 की पावर n प्लस 1 को ले लेता हूँ कॉमन, तो 2/3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में नीचे से 3 की पावर n यानी 2/3 की पावर n प्लस 1, ये प्लस आएगा। दिस इज इक्वल्स टू कितना बचा यहाँ से 3, और जब लिमिट लगाता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी पर तो कितना आ जाएगा, इसका मान 0, 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3 आ गया। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
यानी ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 3 पे कन्वर्ज कर रही है। तो डायरेक्ट लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।